वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जम्मू निवास साथी साथियों, जय जोहार। साथियों, आप सभी ने देखा होगा कि भुवन मेश्राम ने जो खेल खेला है, खेल चल रहा है, ये बहुत खतरनाक चल रहा है। अभी डी आर ओहाल, उनके बारे में आप सभी जानते हैं कि उन्होंने एक इस्तीफा भी दिया था। इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने एक 21 पेज का एक पीडीएफ निकाला था। हमने पढ़ा उसको, और उसमें जो मुद्दे लिखे थे बहुत अच्छे थे मुद्दे। उसमें किसी ने इसके ऊपर जिक्र नहीं किया। अभी जो ना किसी ने इसके ऊपर बात रखी, ना किसी ने कुछ किया। तो जो डी आर ओहाल है जी ने, उन्होंने अपने जो है ये जिस टाइम पे ये मुद्दा निकाला, मतलब ये जो 21 पेज की जो पीडीएफ निकाली थी, तो उसमें काफ़ी हलचल मची है। और जो एच एन रेखवाल, उन्होंने भी इस्तीफा दिया, और जो है इस्तीफा क्या, त्याग पत्र दे दिया। और जो है उसमें वो बहुत सारे लोगों ने जो त्याग पत्र दिया है, लेकिन जो उसमें फिर भुवन मेश्राम ने उनके खिलाफ जो है एक ऑडियो वीडियो, हमने सुना तो है नहीं, लेकिन उन्होंने एक वीडियो इसके खिलाफ डाला है, जो जो डी आर ओहाल के। तो उन्होंने खुद ही उस वीडियो का जवाब दिया, बहुत सारे जवाब दिए उन्होंने। तो उसको हम वीडियो को सुनाना चाहते हैं, फिर इसको हम बात करेंगे जी। जय भीम, जय मूल निवासी। मैं डी.आर. ओहाल कुछ मुद्दों पर बात करने हेतु इस वीडियो के द्वारा आपके सामने उपस्थित हूँ। दिनांक 17 फरवरी 2025 को भुवन मेश्राम द्वारा मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया है, और इस वीडियो में बताई गई सारी बातें झूठी, बेबुनियाद, तर्क विसंगत एवं सत्य का विपर्यास करने वाली है। आज तक अपने भाषणों में तर्कसंगत और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के साथ बोलने वाले अब ऐसा झूठ, बेबुनियाद और तर्क विसंगत क्यों बोल रहे हैं, यह है सबसे बड़ा सवाल। हमेशा हिंदी में बोलने वाले आज अचानक मराठी में क्यों बोल रहे हैं? कुछ लोगों द्वारा उनके जो कॉल रिकॉर्डिंग किए गए हैं वे भी मराठी में ही है। साथियों, अब उनकी क्या मजबूरी है यह समझ में नहीं आ रही। उनकी कोई मजबूरी हो भी सकती है, लेकिन इससे एक बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि यह जानकारी महाराष्ट्र के बाहर ना जाए या ना पहुंचे, इसलिए ऐसा किया गया होगा। दूसरी बात यह है कि उन्होंने संगठनात्मक मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं की जो देश भर में उठाए जा रहे हैं। उन्होंने हर बात पर्सनल ली है और इसके लिए मुझे टारगेट करने की कोशिश की है। इसके लिए उनको खुद आगे आकर वीडियो बनाना पड़ा और उसको वायरल करना पड़ रहा है। जो कहते थे कि मैं सोशल मीडिया पर तमाशा नहीं करता, वो खुद सोशल मीडिया पर तमाशा कर रहे हैं। हम दोनों की कोई निजी या जाति दुश्मनी नहीं है। जैसे उन्होंने मेरे कोई गधे और घोड़े नहीं मारे हैं, वैसे मैंने भी उनके कोई गधे और घोड़े नहीं मारे हैं। फिर भी वो पर्सनल हो गए हैं। मैंने लिखित रूप में संगठनात्मक मुद्दे उठाए हैं। अगर सभी कार्यकर्ताओं ने मेरा 21 पेजेस का पत्र ठीक से पढ़ा हो तो उसमें मैंने कारण, परिणाम एवं उपाय भी बताए। अगर इस पर सीईसी में ईमानदारी से चिंतन, मनन, आत्मपरीक्षण और समीक्षा होती तो आज के हालात पैदा नहीं होते। संगठन, समाज, आंदोलन और मिशन का क्यों और कैसे नुकसान हो रहा है, ये बताने की कोशिश मैंने की है, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि इसको दबाने की एवं छुपाने की कोशिश की है। उन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि मेरा छोटा भाई एडवोकेट राहुल मखरी की संस्था में प्रिंसिपल है और उनकी संस्था को सरकार अनुदान नहीं दे रही है, इसलिए मेरे भाई की प्रिंसिपल की नौकरी खतरे में पड़ी है। इसलिए मैं एडवोकेट राहुल मखरी के इशारे पर संगठन में तोड़फोड़ कर रहा हूं और आरएसएस और ब्राह्मणों से मिला हूं, लेकिन इसका वह एक भी सबूत नहीं दे रहे।
साथियों, उनका पहला सबसे बड़ा झूठ यह है कि मेरा भाई एडवोकेट राहुल मकरे की संस्था में प्रिंसिपल नहीं है। वह हॉस्टल का अधीक्षक है, सुपरिटेंडेंट है और उसको केवल 10,000 रुपए महीना सैलरी है। ये भी मानधन है, सैलरी भी नहीं है। प्रिंसिपल को तो 1 लाख से भी ज्यादा सैलरी होती है और मानधन वाले लोग परमानेंट भी नहीं होते हैं। इसलिए उसको इंक्रीमेंट नहीं, फंड नहीं, ग्रेजुएटी नहीं और पेंशन भी नहीं मिलती है, मिलने वाली है। झूठ बोलना चाहिए, मगर इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए जिससे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे बड़े एवं प्रतिष्ठित पद की गरिमा ही समाप्त हो जाए। समर्थक लोगों ने उनको कम से कम सही जानकारी तो देनी चाहिए थी। आप समर्थक लोग क्यों उनको झूठी जानकारी देते हो? आप क्यों उनको झूठा साबित करने पर तुले हो? आप उनके समर्थक हो या विरोधक हो, ये समझ में नहीं आ रहा है। और उन्होंने भी ये जानकारी सही है या नहीं, इसका वेरिफिकेशन करना चाहिए था, मगर उन्होंने नहीं किया और झूठी जानकारी दे दी। वेरिफिकेशन का सिद्धांत संगठन में बंद हो चुका है, इसका ये सबूत है और इसलिए सारा नुकसान हो रहा है। साथियों, जब से मैं संगठन में काम कर रहा हूं, तब से मैंने मेरी बीवी और बच्चों की परवाह नहीं की। जब मैंने वीआरएस लिया तो अपनी नौकरी की परवाह नहीं की। मैंने हेडमास्टर का प्रमोशन नहीं लिया और मैंने 7th पे कमीशन की राह भी नहीं देखी। 2012 से लेकर 2017 तक लगभग 50 लाख से ज्यादा राशि पर मैंने पानी फेरा है, इसकी मैंने परवाह नहीं की है। और मेरे भाई के 10,000 रुपए के मानधन के लिए मैं एडवोकेट राहुल मकरे के इशारे पर संगठन में काम कर रहा हूं, संगठन में तोड़फोड़ करने का काम कर रहा हूं, आरएसएस से मिला हूं, ब्राह्मणों से मिला हूं। ये बात पूरे देश का एक भी विवेकशील और सही तरीके से मुझे जानने और पहचानने वाला कार्यकर्ता कैसे सही मानेगा? यह बिल्कुल ही संभव नहीं। इतना ही नहीं, जब मैंने वीआरएस लिया तब मेरे पास हीरो होंडा नाम की 2 व्हीलर गाड़ी थी, वो भी मैंने करमाला यूनिट को दी थी, संगठन को दी थी। फिर जब मैं पुणे आया तो करमाला यूनिट से वही गाड़ी फिर पुणे में लाकर संगठन को दी और करमाला यूनिट ने और एक गाड़ी खरीदी की थी, वो भी गाड़ी संगठन को दी थी। और मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं आरएसएस से मिला हूं, ब्राह्मणों से मिला हूं, एडवोकेट राहुल मकरे के इशारे पर काम कर रहा हूं, संगठन में तोड़फोड़ कर रहा हूं। ऐसा प्रचार करके, झूठा प्रचार करके कार्यकर्ता को संभ्रमित किया जा रहा है। वो कार्यकर्ता संभ्रमित ना हो, उसमें भ्रांति ना फैलाए, इसलिए मुझे इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने आना पड़ा है। कभी कहते हैं कि एडवोकेट राहुल मकरे के इशारे पर मैं काम कर रहा हूं, कभी कहते हैं मैं ही सूत्रधार हूं, कभी कहते हैं कि माया बगाटे सूझबूझ वाली कार्यकर्ता है और संकटकालीन परिस्थिति में संगठन के साथ रहती है, संगठन के समर्थन में रहती है और विलास खरात ही तोड़फोड़ कर रहा है। कभी कहते हैं कि विलास खरात सही है और माया ही तोड़फोड़ कर रही है। अब कौन सी बात सही माननी चाहिए और कौन सी बात गलत माननी चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब है वह खुद कंफ्यूज्ड है और दूसरों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और वो जानबूझकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। ऐसी विसंगत बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है, क्योंकि यह सब उनका खुद का किया कराया है। मुझे तो यह फ्रस्ट्रेशन का मामला लग रहा है और ये सारी बातें आपके पास, आप तक पहुंचाने के लिए मुझे वीडियो के माध्यम से आना पड़ा है। मैं आरएसएस या ब्राह्मणों के साथ मिला हूं या नहीं, ये पूरा देश जानता है। मेरी बात छोड़ो, आज तक जितने भी कार्यकर्ता इनकी वजह से संगठन से टूट चुके हैं, उनमें से एक भी कार्यकर्ता उद्देश्य, विचारधारा, आंदोलन और मिशन के खिलाफ कार्यकर्ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एक भी कार्यकर्ता दुश्मन से मिला हुआ नहीं पाया है। केवल
और संगठन के पास इसका कोई सबूत नहीं है। केवल गुमराह करना, कंफ्यूज करना, इतना ही खेल चल रहा है। और उनकी एक थ्योरी है। क्या थ्योरी है? जो कन्विंस नहीं होता उसको कंफ्यूज करो, और इस थ्योरी पर वो काम कर रहे हैं। और जब उनकी संगठन, समाज, मिशन एवं आंदोलन विरोधी कार्य प्रणाली को उजागर किया जाता है, तब उस कार्यकर्ता को संगठन से बाहर निकालकर गद्दार घोषित करने के लिए वो आरएसएस और ब्राह्मणों के साथ मिला है, ऐसा फेक नैरेटिव सेट करते हैं। और सीधे साधे कार्यकर्ता उनके प्रभाव में होने के कारण उनके झांसे में आते हैं, मगर यह वास्तविकता नहीं है। इसकी जानकारी सभी को हो रही है। वो हमेशा किसी का भी संबंध किसी के भी साथ जोड़ते हैं। जैसे मराठी में कहा जाता है कि कुत्र्याचा पाय मांजराला, मांजराचा पाय उंदराला, उंदराचा पाय अजून कुणाला। मतलब किसी का भी किसी के साथ कोई संबंध नहीं, इस तरह की बातें करते, जिसे मराठी में बादरायण संबंध कहा जाता है। कोई संबंध नहीं किसी का। कोई भी कार्यकर्ता अगर उन पर उंगली उठाता है, सवाल उठाता है और बाहर जाता है, तो कहते वो आरएसएस से मिला है, वो ब्राह्मणों से मिला है, बस। और हम लोग उनके प्रभाव में होने के कारण इसको सही मानते हैं और उसके विरोध में कैंपेन चलाते हैं। बस अपने पद और प्रभाव का गलत इस्तेमाल करते हैं, और वह भी अपने ही संगठन के ईमानदार, निष्ठावान, त्यागी, समर्पित कार्यकर्ताओं के विरोध में। अब यह बात धीरे धीरे सभी को पता चल रही है। अब ये छुपाई नहीं जा रही है। साथियों, उन्होंने और एक बड़ा झूठ कहा है। एक पहला झूठ था मेरे भाई के संदर्भ में, जो मैंने आपको डिटेल में बताया। अब दूसरा झूठ यह है कि कोविड काल में मेरी ट्रीटमेंट करने हेतु उन्होंने मेरे बेटे को, विशाल को 6 लाख रुपए दिए थे। जब मैं कोविड की वजह से नोबल हॉस्पिटल पुणे में एडमिट था, तो मेरे बेटे विशाल ने 17 नवंबर 2021 को 3 लाख रुपए की मांग की थी। तो उसको कहा गया कि आप लिखित में एप्लीकेशन दो, मौखिक बात नहीं चलेगी। तो मेरे बेटे ने लिखित एप्लीकेशन ईमेल द्वारा उनको भेजा, और एप्लीकेशन मिलने के बाद उसके अकाउंट में बैंक ऑफ बड़ौदा बामसेप के नाम से 3 लाख रुपए विशाल के अकाउंट में आए। अब वामन मेश्राम कहते हैं कि मेरी कोविड ट्रीटमेंट के लिए 6 लाख रुपए दिए, मगर मुझे तो 3 लाख रुपए ही मिले। समझ में नहीं आता वो झूठ क्यों बोलते हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं। मांगे तो डिमांड किया था 3 लाख रुपए का, आए 3 लाख रुपए, और वो बैंक डिटेल मेरे पास है। नवंबर का और दिसंबर का बैंक के विशाल का जो बैंक अकाउंट है उसका मेरे पास डिटेल है, उसकी कॉपी मेरे पास है। दूसरा, वहां से जो पैसा आया उसका भी कॉपी मेरे पास है। और संगठन के पास भी जो ऑडिट रिपोर्ट होता है उसमें एंट्री या बैंक स्टेटमेंट में हो सकती है। फिर भी सरासर झूठ बोला जा रहा है और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो सवाल है कि बाकी के 3 लाख रुपए गए कहां? जो समर्थक लोग हैं गलत या आधी अधूरी जानकारी दे रहे हैं, अति उत्साह के कारण ऐसा करते हैं, यह हम समझ सकते हैं। मगर अकाउंट विभाग वाले भी उनको आधी अधूरी और गलत जानकारी क्यों दे रहे हैं, यह समझ में नहीं आ रहा। ये लोग तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को गुमराह तो नहीं कर रहे, क्योंकि ये लोग उनको गलत, झूठी एवं आधी अधूरी जानकारी देकर संकट में डाल रहे हैं। उन्होंने भी वेरीफाई करना चाहिए था, मगर नहीं किया, क्योंकि वेरिफिकेशन का सिद्धांत कब का बंद हो चुका है। इसलिए तो आज सारी ये समस्याएं निर्माण हो गई है। अकाउंट विभाग के लोग, खासकर डीडी अंबादे, कैलकुलेशन में इतने परफेक्ट है कि उन्होंने मेरे 21 पेजेस के पत्र का पर्दाफाश करने हेतु जो 9 पेजेस का पत्र लिखा, उसमें 2 नंबर पेज पर ऐसा लिखा है कि मेरी पत्नी के निर्वाण को 4 महीने 7 दिन हो गए हैं और आप 6 महीने कह रहे हो। ये तो आप झूठ बोल रहे हो। मुझे कहा कि आप झूठ बोल रहे हो, 6 महीने कर रहे हो, 4 महीने 7 दिन हो गए हैं।
अच्छा हुआ उन्होंने घंटे मिनट सेकंड नहीं लिखे हैं। मतलब इतना सही कैलकुलेशन, परफेक्ट कैलकुलेशन करने वाले अकाउंट विभाग के लोग भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को झूठी जानकारी क्यों दे रहे हैं? 3 लाख रुपए भेजे हैं और 6 लाख रुपए भेजे, ऐसी उनको जानकारी दी और उन्होंने भी वो झूठी जानकारी वीडियो के माध्यम से दी है। ये जो अकाउंट विभाग का, खासकर राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का है जो दोगला चरित्र है, ये दोगला चरित्र यहां दिखाई देता है। साथियों, ये जो बाकी के 3 लाख रुपए कहां गए ये अभी समझ में नहीं आ रहा है। हमें तो नहीं मिले हैं, लेकिन वो गए कहां? तो ये ऐसा होता है, इसलिए तो मैंने उस पत्र में कहा था कि लेखा जोखा डिटेल में सीईसी के सामने रखते तो इस पर चर्चा होती कि पैसा कहां, जो पैसा आता है समाज से, साधन संसाधन आते हैं, उसका किस चीज के लिए उपयोग किया जाता है। साथियों, आपने वीडियो में वामन मेश्राम ने आगे कहा है कि अगर हम डीआर ओहोल को कोविड ट्रीटमेंट के लिए 6 लाख रुपए नहीं देते तो गुरुजी मर जाता, और अगर गुरुजी मर जाता तो संगठन में तोड़फोड़ करने के लिए नहीं बचता, और अगर संगठन में तोड़फोड़ करने के लिए नहीं बचता तो संगठन बच जाता। क्या बुद्धिवादी तर्क है। उधर कॉल रिकॉर्डिंग में माया बगाटे को कहते हैं कि तुम अगर विलास खराज से शादी करोगी तो संगठन बच जाएगा, और अगर विलास खराज से शादी नहीं करोगी तो संगठन नहीं बचेगा। इसमें से अभी कौन सी बात सही है ये पता नहीं आ रहा। संगठन बचाने के लिए विलास से शादी करेगी तो संगठन बचेगा, शादी नहीं करेगी तो संगठन नहीं बचेगा। मैं अगर जिंदा रहा तो तोड़फोड़ करूंगा तो संगठन नहीं बचेगा, अगर मर गया तो तोड़फोड़ नहीं करूंगा तो संगठन बचेगा। क्या तर्क दे रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष। मेरे बेटे ने दिनांक 19 नवंबर 2021 को दूसरा एप्लीकेशन ईमेल द्वारा भेजा और दोबारा 3 लाख रुपए की लिखित मांगी, क्योंकि खर्च बढ़ रहा था और उसके पास मेडिकल क्लेम नहीं था। जब मुझे एडमिट किया तब उसके पास जो भी था, 1.5 लाख रुपए या जो भी उनके आरडी वगैरह थे या गहने थे, वो सारे उन्होंने बेच डाले, बहू ने और बेटे ने, और कोई पैसा नहीं था इसलिए, और मेडिकल का क्लेम नहीं था इसलिए वो पैसा मांगा। अब वो 3 लाख रुपए खत्म होने के बाद फिर दूसरा एप्लीकेशन किया, और दूसरा एप्लीकेशन करने के बाद वामन मेश्राम ने विशाल को कहा कि पहले डॉक्टर ससाने से वेरीफाई करो, और जब ससाने सिफारिश करेंगे तो पैसा देंगे। अब उतना समय विशाल के पास नहीं था, और समय ना होने की वजह से, और वहां ट्रीटमेंट रुक गया था। वहां ट्रीटमेंट पैसे के बिना शुरू नहीं होता, पैसा देने पर ही ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो उन्होंने अपने मित्र या रिश्तेदार से पैसे उधार लिए, और उधार लेकर वो मेरा ट्रीटमेंट किया और मैं बच गया। इसका मतलब है दूसरी बार जब पैसा मांगा था तो उन्होंने संगठन द्वारा मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, बचाया नहीं, मरने के लिए छोड़ दिया पैसा ना देकर। लेकिन विशाल ने बेटा होने के नाते मित्रों से और रिश्तेदारों से, दोस्तों से पैसा उधार लिया और मेरी जान बचाई। लगभग 7 लाख के लगभग राशि मेरे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए खर्च आई थी। उस समय मैं संगठन का पूर्णकालीन प्रचारक था, संगठन का और समाज का असेट था। साथियों, मैंने मेरी जिंदगी के 31 साल अर्थात आधी जिंदगी लगाई है। संगठन में वामन मेश्राम के बाद सबसे ज्यादा फंड इकट्ठा, ह्यूमन रिसोर्सेस एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस इकट्ठा करने वाला मैं कार्यकर्ता रहा हूं। यह पूरा देश जानता है। और संगठन ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया और कहते हैं
कि हमने बचाया, गलत और झूठ बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, ये 3 लाख रुपए की राशि और एडवांस की बकाया राशि, मेरे पास जो मेरे ऊपर एडवांस था उसकी बकाया राशि 70,000 रुपए, ऐसे कुल मिलाकर 3,70,000 रुपए वापस करने के लिए मैंने 24 जनवरी 2023 को सचिवालय को पत्र लिखा है और इसकी रिसीव्ड कॉपी मेरे पास है। इसके साथ साथ मेरे परिवार की संगठन से मानधन लेने की इच्छा नहीं, इसलिए मुझे मिलने वाला 10,000 रुपए प्रति माह मानधन बंद करने के लिए भी मैंने लेटर दिया है, इसकी भी कॉपी मेरे पास है। और ये सारा पैसा संगठन को वापस चुकाने के लिए मैंने अकाउंट विभाग को मामसेप का अकाउंट नंबर और आईएफएस कोड मांगा था, जो आज तक मुझे मिला नहीं। और मुझे जो खुलासे का पत्र, पर्दाफाश का पत्र डीडी अंबादे ने दिया, उसमें लिखा है कि 6 लाख रुपए डुबाने का इरादा है क्या? अरे मैंने 50 से 70 लाख रुपयों तक पानी फेरा है, उसको ठोकर मारा है, किसी भी चीज की परवाह नहीं की है। हेडमास्टर बन सकता था, नहीं बना। 7वां पे कमीशन मिल सकता था, नहीं लिया। प्रमोशन नहीं लिया। कुछ भी चीज में कोई भी चीज का लालची नहीं हो, और मुझे कहा जाता है कि वो डुबाने का इरादा है क्या? हाँ, मैं जरूर डुबाता अगर मेरे नाम कोई प्रॉपर्टी होती तो। और जिनके नाम प्रॉपर्टी है शायद ऐसा वो सोच सकते हैं, मेरे नाम कोई संगठन की प्रॉपर्टी नहीं है। साथियों, मेरे परिवार ने, खासकर मेरे पत्नी ने मुझे पूर्णकालीन प्रचारक बनने की अनुमति दी थी और संगठन को सौंपा था, मुझे संगठन के हवाले किया था। तो संगठन का काम करते समय में बीमार पड़ गया तो ठीक करने की जिम्मेदारी परिवार की है या संगठन की है? अगर मैं मर रहा तो ठीक करने, अगर मैं संगठन का पूर्णकालीन प्रचारक था और 31 साल की जिंदगी मैंने लगाई, आधी जिंदगी लगाई, और मैं काम करते करते मतलब राष्ट्रीय अधिवेशन का काम किया 2021 के, और उसके वहीं बीमार पड़ा, तो ठीक करने की जिम्मेवारी परिवार की है या संगठन की है? क्या ये जिम्मेवारी संगठन की नहीं है? आप भी पूर्णकालीन प्रचारक हो, वामन मेश्राम भी पूर्णकालीन प्रचारक है, उनको भी मानधन मिलता है। अभी वो जब बीमार पड़ते हैं तो कौन खर्चा करता है? इसकी जानकारी देश भर के कार्यकर्ता को होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, आज तक संगठन के कितने कार्यकर्ताओं पर बीमारी ठीक करने के लिए कितना पैसा खर्चा किया, इसका भी लेखा जोखा संगठन के सामने, कार्यकर्ताओं के सामने रखना चाहिए। तो पता चलेगा कि कौन से कार्यकर्ता पर, फुल टाइमर हो या कार्यकर्ता हो, कौन से कार्यकर्ता पर कितना खर्चा हुआ है। लेकिन मुझे केवल 3 लाख रुपए दिए हैं और 6 लाख रुपए बताया जा रहा है, इसलिए इतना डिटेल बोलना पड़ रहा है। ये सभी कार्यकर्ता के साथ साथ सीईसी को भी मालूम होना चाहिए। कोई भी व्यवहार हमारा पारदर्शी नहीं होना चाहिए क्या? या केवल संगठन के बाहर जाने के बाद ही उस व्यक्ति की बदनामी करने के लिए सारा मटेरियल निकालेंगे, खोज कर, ढूंढ कर? अगर जब वो संगठन में इस पर 3 महीने में चर्चा होती है तो ये समस्या ही नहीं आती कि किसके ऊपर कितना खर्चा हो रहा है। वीडियो में यह भी कहा गया कि अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करती तो मैं मर जाता। गली मोहल्ले के छपरी लोग भी ऐसी सोच नहीं रखते, और राष्ट्रीय अध्यक्ष आंदोलन के नेतृत्व की ऐसी सोच देखकर घृणा आती है और पछतावा होता है कि कैसे आदमी के साथ मैंने मेरी आधी जिंदगी लगाई। केवल कार्यकर्ता के मृत्यु के पीछे पड़े हैं। संगठन के पूर्णकालीन प्रचारक दिवंगत रविंद्र राणे, मराठा, कुणबी, ओबीसी, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 16 साल संगठन के लिए लगाए, उनके मृत्यु के बाद इन्होंने 6 और 7 जुलाई की 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा मीटिंग दिल्ली में कहा
और हंसी मजाक करते हुए कहा कि राणे मुर्गी खाकर मर गए। डॉक्टर का कहना है कि रविंद्र राणे हार्ट अटैक से मर गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो मुर्गी खाकर मर गए, और इस पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं। सीईसी के लोग भी बोलने के लिए तैयार नहीं, चिड़ी चुप है। क्या सीईसी के लोग इस टिप्पणी का समर्थक है, इस टिप्पणी का समर्थन करते हैं? जवाब देना होगा। हर कार्यकर्ता के मृत्यु के पीछे पड़े हैं। मेरी ट्रीटमेंट के लिए संगठन ने जो 6 लाख रुपए मुझे दिए, ऐसा झूठा प्रचार वामन मेश्राम कर रहे हैं। इसलिए 9 फरवरी 2025 की सीईसी और जनरल बॉडी की मीटिंग में माननीय एच.एन. रेकवाल साहब ने यह मुद्दा उठाया था, तो गोरखनाथ वेताल ने कहा कि यह पैसा वामन मेश्राम के पर्सनल अकाउंट से दिया है, संगठन के अकाउंट से नहीं है। वैसे तो ये जवाब देने की जिम्मेवारी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष की थी, और अगर राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नहीं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की थी। मगर गोरखनाथ वेताल ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि यह पैसा वामन मेश्राम इनके पर्सनल अकाउंट से दिया गया है और दिया जाता है, और मुझे जो पैसा आया वो संगठन के अकाउंट से आया है, बामसेप के अकाउंट से आया है। और गोरख वेताल जैसे राष्ट्रीय सचिव, सीईसी सर्वोच्च बॉडी के मेंबर कहते हैं कि वामन मेश्राम के पर्सनल अकाउंट से दिया है। तो सही क्या है? ये कौन सा घपला है? कोई भी सही जानकारी नहीं दी जा रही है। मुझे तो बामसेप के अकाउंट से पैसा आया है। वैसे तो एच.एन. रेकवाल साहब के सवाल का जवाब राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ने देना चाहिए था, इन्होंने दिया। साथियों, ये समझ में नहीं आ रहा अभी वेताल सर ही ज्यादा जवाब क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा सक्रिय हो गए। झूठ पे झूठ, कितना झूठ पे झूठ बोलोगे? आखिर यह 3 लाख रुपए की राशि गई कहां, यह समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए तो मैंने लेखा जोखा का मुद्दा उठाया था, और यही मुद्दा एच.एन. रेकवाल साहब ने उठाया। तो उनको कहा कि संगठन में रहना है तो रहो या फिर निकल जाओ। मतलब जाना है तो जाओ, मतलब आपको संगठन में रहना है तो सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। तो रेकवाल साहब को सहन नहीं हुआ और उन्होंने इस्तीफा भेज दिया। और इसके लिए भी क्या मैं ही जिम्मेदार हूं? इसका भी सूत्रधार मैं। समझ में नहीं आ रहा कि इतना गलत और झूठा प्रचार क्यों हो रहा है। मुझे जो पैसा आया वो केवल 3 लाख रुपए आया, वो भी बामसेप के अकाउंट से। राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा बताया जा रहा है कि 6 लाख रुपए दिया। राष्ट्रीय सचिव कह रहे हैं कि वो सारा पैसा पर्सनल अकाउंट से जाता है, बामसेप के अकाउंट से नहीं। मतलब कोई तालमेल दिखाई नहीं दे रहा है। और इसी बात के लिए तो मैंने पत्र दिया था। अगर इस पर सीईसी में चर्चा होती, विचार मंथन होता, चिंतन होता, आत्मपरीक्षण होता, समीक्षा होती, थी सारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम बढ़ा रहे आप लोग, आप जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है। और एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरा झूठ को छुपाने के लिए तीसरा झूठ, ऐसे झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। तीसरी बात, वामन मेश्राम ने अपने वीडियो में आगे कहा कि जब मेरी पत्नी रूबी हॉल क्लिनिक में एडमिट थी, तब से उसके पुण्यानुमोदन के कार्यक्रम तक की सारी जिम्मेवारी सचिन बनसोड़े और पुणे के कार्यकर्ताओं को लगाई थी। इसमें सचिन बनसोड़े, इंजीनियर विजय भाले साहब, डॉक्टर कंचन कुमार भाग्यवान और पुणे के कार्यकर्ताओं ने मदद की। और इसके लिए मैंने 8 सितंबर 2024 को पुणे के कार्यक्रम में उनका आभार भी व्यक्त किया है। लेकिन सचिन बनसोड़े पर इसलिए जिम्मेवारी दी थी ताकि अंत्यविधि में, मेरी मिसेज के अंत्यविधि में एडवोकेट राहुल मकरे को बोलने नहीं दिया जाए। हम पुण्यानुमोदन का कार्यक्रम इंदापुर में करना चाहते थे, लेकिन उस दुखद माहौल का फायदा उठाकर उन्होंने वह कार्यक्रम सावित्रीबाई हॉल
गंजपेट में लिया, ताकि मैं इंदापुर में राहुल मकरे के गांव नहीं जा सकूं। मतलब मेरे मिसेज के अंत्यविधि में राहुल मकरे को केवल रोकने के लिए ये जिम्मेवारी सचिन पर लगाई थी। और सचिन ने अपने भाषण में भी कहा था कि मुझे साहब ने सारा कार्यक्रम हाथ में लेने के लिए कहा है। सारा कार्यक्रम उन्होंने लिए। साथियों, मेरी पत्नी एडमिट होने से आज तक मुझे वामन मेश्राम का एक बार भी फोन नहीं आया, ना मिलने के लिए आए। 31 साल मैंने उनके साथ संगठन का काम किया है। और जब मेरी पत्नी मरने के बाद 15 दिन या 20 दिन के बाद उनका सचिन बनसोड़े द्वारा कॉल आया कि हम मिलने के लिए आ रहे हैं, तो मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि मैंने कहा अब बहुत समय हो गया, अब मिलने की कोई आवश्यकता नहीं। 4 अगस्त को 2024 को उनका कार्यक्रम येरवड़ा में था। वहां से 5-10 मिनट लगता है ड्रूबी हॉल में आने के लिए, नहीं आए। अंत्यविधि के समय सुबह उनको कहा, जब वो भीड़ में थे, कि ओहोल सर की मिसेस मर गई है और आपको जाना, आप जा सकते हैं, अभी समय है। तो उन्होंने कहा मुझे 15-20 मिनट के बाद याद करो, याद दिलाओ। और बाद में कहा चलो परिवर्तन यात्रा के लिए। और मेरे सामने उसके पहले दिन रात 10 बजे सचिन बनसोड़े फोन करके उनको बताया था कि वो ओडीआर की मिसेस मर गए हैं। मतलब उनको मालूम था और वो आ सकते थे। फिर वो परिवर्तन यात्रा से ही पुणे जा रहे थे इंदापुर होकर। उसी इंदापुर में वो रुके, एक होटल में खाना खाया पत्नी के साथ, सास के साथ। उसी दिन मैं वही इंदापुर में था, क्योंकि हम वहां आए थे, वहां भी मिलने के लिए नहीं आए। और 15-20 दिन निकल जाने के बाद, या किसी के कहने पर, या किसी ने सुझाव दिया होगा कि आपको मिलना चाहिए ऐसे मौके पर, तो फिर उन्होंने सचिन बनसोड़े द्वारा फोन किया और मैं मिलने के लिए हम आ रहे ऐसा बोला, तो मैंने इनकार कर दिया और मेरी इच्छा नहीं थी। साथियों, मेरी पत्नी की मृत्यु की भी इन्होंने राजनीति की है और पत्नी का मृत्यु के बाद घोर अपमान किया है। पुणे में पुण्यानुमोदन का कार्यक्रम सावित्रीबाई फुले हॉल में था, तो लोगों को खाना खिलाने के लिए 18,000 रुपए मेरे बेटे से, विशाल से लिए। और 2-3-4 बार वेताल सर ने फोन किया, गोरखनाथ वेताल ने, और वो पैसा किशोर तुपारे के अकाउंट में डालने के लिए कहा। और विशाल ने किशोर तुपारे के अकाउंट में 18,000 डाले। उसकी रसीद मेरे पास है, ट्रांजैक्शन मेरे पास है। साथियों, ये सारा केवल राहुल मकरे को मेरे पत्नी के अंत्यविधि में ना बोलने देने के लिए और पुण्यानुमोदन का कार्यक्रम उनके गांव अर्थात इंदापुर में ना होने देने के लिए इतना किया। मतलब मेरे पत्नी के अंत्यविधि के कार्यक्रम में ऐसी घिनौनी राजनीति इन लोगों ने की और मेरी अनुमति के बगैर ये सारा उन्होंने किया। उस परिस्थिति को, माहौल को ध्यान में रखकर दुखद परिस्थिति का फायदा उठाया और बहुत ही गंदी राजनीति मेरे साथ की। पूरा कार्यक्रम हाथ में लेकर ऐसा करने में वो कामयाब हुए। अब मेरी पत्नी मर गई है, उसमें किसको आना है, किसको नहीं आना है, किसको बोलना है, किसको नहीं बोलना है, ये निर्णय लेने का भी मुझे अधिकार नहीं। पुण्यानुमोदन का कार्यक्रम कहां करना है, कहां नहीं करना है, इसका भी अधिकार मुझे नहीं। इतनी घटिया राजनीति। साथियों, चौथा मुद्दा है उनका चरित्र उजागर करने वाली जो कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल किए गए हैं, उसमें जो आवाज है उसके बारे में पहले कहा गया कि ये मेरी आवाज नहीं है। फिर बाद में कहा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी है, ये मेरी आवाज नहीं है। बाद में कहा
ये मेरी आवाज है और मैं उनका प्रेम प्रकरण कहां तक पहुंचा है चेक करने के लिए ये मैं बोला। फिर अब कह रहे हैं कि जो लिप्स होते हैं, लिप्स की मूवमेंट से आधार पर किसी का भी आवाज, किसी की भी आवाज निकाली जा सकती है। अब इसमें कौन सी बात सही माना जाए, पहली, दूसरी या तीसरी? और इस बात को लेकर पूरे देश के कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन है। बार बार और क्यों झूठ बोला जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है साथियों। मगर जिन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग वायरल किया उनके ऊपर अभी तक कोई एफआईआर या कोई मानहानि का दावा अभी तक नहीं किया है और ऐसी जानकारी, अधिकृत जानकारी नहीं मिल रही है बाहर। तो लोगों के मन में इसको लेकर भी कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन दूर नहीं हो रहा है। लोग फील्ड में पूछ रहे तो इसका समाधान कारक जवाब नहीं दिया जा रहा है। किसी भी लीडर का एक सर्वोच्च गुण होता है, वह है स्पॉटलेस कैरेक्टर। मतलब लीडर का कैरेक्टर स्पॉटलेस होना चाहिए। हमारे महापुरुषों का कैरेक्टर स्पॉटलेस था, जो समाज को यूरेशियन ब्राह्मणों की गुलामी से आजाद कर रहे थे। इसलिए ब्राह्मणों ने उनके ऊपर बहुत से आरोप लगाए थे और वो साबित नहीं कर पाए। यहां ब्राह्मण छोड़ो, संगठन के लोग, संगठन के कार्यकर्ता आरोप कर रहे हैं। कार्यकर्ता छोड़ो, खुद की बीवी आरोप कर रही है और आधुनिक राम कह रही है। मैंने ऐसा एक भी आरोप उनके ऊपर आज तक नहीं किया है। केवल मैंने 21 पेजेस का पत्र लिखा, मेरे सतसत विवेक बुद्धि को जो लगा उसके आधार पर लिखा और मैं चाहता था कि यह पत्र सीईसी में इस पर चिंतन हो, मनन हो, आत्मचिंतन हो, आत्मपरीक्षण हो और इसकी समीक्षा हो और जो गलत है उसको रोका जा सके, सही है उसको बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन इसके बजाय वो मुझे टारगेट करके मुझे गद्दार घोषित किया गया, मुझे दुश्मन घोषित किया गया और मुझे मारने के लिए भी उकसाया जा रहा है। अभी उनकी बीवी ने खुद कहा, उनके चरित्र पर आरोप किया है, उंगली की है और आधुनिक राम कहा है, उसका वीडियो आया है उनका। तो क्या उनको गद्दार घोषित किया? क्या उनको संगठन से निकाला? मतलब एक ही अपराध करने वाले लोगों के लिए ऐसा दोगला न्याय या दोगली इनको एक न्याय और इनको ये दूसरा न्याय, ऐसा क्यों? अगर गुनाह एक ही है तो सजा भी एक ही होनी चाहिए। मतलब ये ईमानदारी से नहीं हो रहा है, ये समस्या है। मैंने केवल संगठनात्मक मुद्दे उठाए हैं जो समाज, संगठन, आंदोलन और मिशन के हित में है, जो हमारी आजादी से संबंधित है। तो मुझे गद्दार घोषित किया है, ये दोगला व्यवहार क्यों? ये दुटप्पी धोरण कशासाठी? इस सवाल का जवाब कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए। आज हमारी क्या स्थिति है? मराठी में अनैतिकतेची आम्हाला चीडही नाही आणि चाडही नाही अशी परिस्थिति है। मतलब अनैतिकता के बारे में गुस्सा भी नहीं आता और हम उसकी परवाह भी नहीं करते, लाइटली, गंभीरता से भी नहीं ले रहे। एक भाषण में वामन मेश्राम ने कहा था, एक अर्थ तज्ञ है यशेश यादव मुंबई के, तो उनके घर गए थे तो वामन मेश्राम उनको कह रहे थे कि रामदास आठवले बुद्धिस्ट है और एससी के रिजर्वेशन पर चुनाव के लिए खड़े रहे थे। तो यशेश यादव कहते थे, ये बात छोड़ो, इनकी बात छोड़ो, मराठी मध्ये चल रहा था, वो त्यांचं राहू दे, ते जाऊ दे। और फिर वामन मेश्राम ने कहा कि ये है अम्बेडकरवाद, कि वो खुद के नेता को बचाना चाहते हैं। अब यही हालत आज की है। जब चरित्र का मुद्दा आता है तो कार्यकर्ता कहते हैं आम्हाला हे मान्य आहे, कसंही असलं तरी आमचे नेता आहे।
ये नया अंबेडकरवाद निर्माण हुआ है। बाबा साहब कहते थे कि मेरे ऊपर दुश्मन भी उंगली नहीं उठा सकता, इतना मेरा निष्कलंक और बेदाग चरित्र है। यहां तो हर बार 2003 से लेकर आज तक ये हो रहा है। तो ये लोग इससे संभ्रमित है, लोगों के अंदर भ्रांतियां है, लोगों को सही जवाब नहीं मिल रहा है। साथियों, अब तक मैंने सिद्ध किया है कि वामन मेश्राम सिर्फ झूठ बोल रहे हैं और झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल रहे हैं। झूठ बोलने में तो उन्होंने गोबेल्स को भी पीछे छोड़ा है। वंस यू टेल द ट्रूथ नथिंग टू रिमेंबर। अगर एक बार आपने सत्य बोला तो फिर उसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, लेकिन यहां तो कोई झूठ के ऊपर झूठ बोला जा रहा है। साथियों, बाबा, अब ये सवाल है कि वामन मेश्राम झूठ क्यों बोल रहे हैं और इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं। अपराध खुद कर रहे हैं और उस अपराध की सजा दूसरों को दे रहे हैं। इसलिए झूठा प्रबुंडा करके ईमानदार, निष्ठावान, त्यागी, समर्पित कार्यकर्ताओं को बेईमान, गद्दार घोषित करके संगठन से निकाल रहे हैं। और इतना ही नहीं, उनको जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। और ये 2006 से निरंतर चल रहा है और हर बार उनके ऊपर ही उंगली उठती है, वह भी उनके चरित्र को लेकर, साधन संसाधनों के दुरुपयोग को लेकर, उनके ईगो, अहंकार, घमंड को लेकर। और जो भी सवाल उठाता है उसको गद्दार घोषित किया जाता है और बाहर का, संगठन के बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। इसका मतलब वामन मेश्राम खुद ही आंदोलन को, मिशन को वाइंड अप करना चाहते हैं। मगर इसका आरोप दूसरों पर लगाना चाहते, कैसे? अरे मैं तो आंदोलन चला रहा हूं, लेकिन ये लोग गद्दार निकले तो मैं क्या करूं, इनकी वजह से समस्या है। ऐसा फेक नैरेटिव बनाना चाहते हैं और कार्यकर्ताओं को गुमराह करना चाहते हैं। 1999 से शुरू हुआ 15 कलमी कार्यक्रम की समीक्षा अगर हम करेंगे तो ये सारी बातें समझ में आ सकती है। साथियों, अंत में उन्होंने मुझे गद्दार घोषित किया, दुश्मन घोषित किया और जान से मारने की धमकी दी। कार्यकर्ताओं को इसके लिए उकसाया। अब वो कर भी क्या सकते हैं? जब तर्क, दलील, सब विचार समाप्त हो जाता है तो इंसान मारपीट पर या हिंसा पर उतार हो जाता है। वो मुझे गद्दार घोषित कर सकते हैं क्योंकि गद्दारी का सर्टिफिकेट देने का पेटेंट बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको दिया होगा। वो मुझे दुश्मन घोषित कर सकते हैं क्योंकि वो क्रिमिनल माइंड के हैं। इतना ही नहीं, वो मुझे जान से मारने के लिए कार्यकर्ताओं को उकसा सकते हैं, इंस्टिगेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास संगठित शक्ति और समाज ने दिए हुए साधन संसाधन है। इसका वह दुश्मन के खिलाफ उपयोग करने के बजाय मेरे खिलाफ कर सकते हैं और मेरे जैसे और कार्यकर्ता के खिलाफ भी कर सकते हैं। और मेरा अपराध क्या है कि मैंने संगठन, समाज, आंदोलन और मिशन के हित में चिंतन, मनन, आत्मपरीक्षण एवं समीक्षा करने के लिए कुछ मुद्दे उठाए और इसके लिए वो मुझे मारना चाहते। साथियों, एक्शंस आर हिज रियल थॉट्स। जो आदमी बोलता है उसका सही विचार नहीं होता असली, जो आदमी करता है उसका असली विचार होता है। साथियों, मेरा किसी भी कार्यकर्ताओं के साथ कोई मतभेद नहीं है, लेकिन वामन मेश्राम के बहकावे में आकर या उनके उकसाने पर अगर कोई कार्यकर्ता मुझे फोन करता है या धमकाने की कोशिश करता है तो मैं उस पर कानूनी कार्रवाई करूंगा। मेरा और वामन मेश्राम का भी कोई मतभेद नहीं है, मगर उनकी कार्य प्रणाली संगठन, समाज, आंदोलन एवं मिशन के अनुकूल नहीं है, इसका मैं विरोधी हूं। एक बात और ध्यान में रहे, मैं भी बाबा साहब का ही बच्चा हूं, मेरे अंदर भी बाबा साहब का ही खून है और मेरा और बाबा साहब का डीएनए भी एक है। जो डीडी अंबादे द्वारा एक पत्र वायरल हुआ
और वामन मेश्राम इनके पेज पर वो आया तो उसके लिए भी उनको नोटिस दिए, उनके नोटिस की रिसीव्ड भी आए। और आप कल दूसरी नोटिस कि उसका जवाब क्यों नहीं दे, इसके लिए दे दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा तमाशा करने की जरूरत मैं सोशल मीडिया पर तमाशा करना नहीं आता, लेकिन जो वीडियो निकाला है उसका जवाब देना जरूरी था, क्योंकि टू वे इंफॉर्मेशन जानी चाहिए थी। नहीं तो लोगों में भ्रांतियां फैलते, ऐसा ना हो इसलिए मैंने ऐसा किया। साथियों, मैं धमकाने से, डराने धमकाने से डरने वाला नहीं हूं। जब से मैंने संगठन में कदम रखा है तब से गांठ बांध ली है कि महापुरुषों के, हमारे मूल निवासी महापुरुषों के साथ जो हुआ है वो मेरे साथ भी हो सकता है। अपमान हो सकता है, अवहेलना हो सकती है, उपेक्षा हो सकती है, मानहानि हो सकती है, मानखंडना हो सकती है, धमकी मिल सकती है, मारापीटी हो सकती है, हत्या हो सकती है, चरित्र हनन हो सकता है, गाली गलौच हो सकता है, बेईमान और गद्दार आदि शब्द का उपयोग किया जा सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह सब यूरेशियन ब्राह्मण द्वारा होगा ऐसा लगता था, अब यह अपने ही लोगों द्वारा हो रहा है और इसके लिए कोई कारण भी नहीं है। इसका दुख ज्यादा है। साथियों, ये सारी जानकारी मैं आपको इसलिए दी है ताकि आपको टू वे जानकारी मिले और निर्णय लेने में कोई समस्या ना हो, क्योंकि वन वे इंफॉर्मेशन इज हाफ नॉलेज एंड हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। दूसरा, वामन मेश्राम कितने झूठ बोल रहे हैं और क्यों झूठ बोल रहे हैं, इसके सबूत के साथ मैंने बताने की कोशिश की। अब मुझे टारगेट कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को मुझे मारने के लिए उकसा रहे हैं। हो सकता है मेरी हत्या भी करवाएंगे, और अगर मुझे और मेरे परिवार को कुछ हुआ या हो गया तो इसके लिए केवल और केवल वामन मेश्राम को ही जिम्मेवार माना जाए। इससे देश भर के कार्यकर्ताओं ने एक सबक सीखना चाहिए, एक सबक लेना चाहिए। वो ये है कि जिंदगी लगाकर काम करने से, निष्ठा से काम करने से, ईमानदारी से काम करने से, त्याग समर्पण से काम करने से, बुद्धि, पैसा, हुनर, श्रम सब कुछ लगाकर जुनून की तरह काम करने से, निस्वार्थ भाव से काम करने से क्या परिणाम आते हैं, क्या सिला मिलता है, क्या नतीजा होता है, क्या मुआवजा मिलता है। और यह बात याद रखनी होगी कि इतना काम करने के बाद, ईमानदारी से, निष्ठा से, हर चीज को लेकर काम करने के बाद, अगर उस कार्यकर्ता के साथ इस तरह का व्यवहार अगर होता है तो सभी कार्यकर्ताओं ने इससे सबक सीखना चाहिए, इसको याद रखना चाहिए। आज ओहरडीआर का नंबर है, कर आपका होगा। अगर आपने गलत को गलत नहीं कहा और हाँ में हाँ मिलाया तो यसमैन बनकर काम किया तो कोई बात नहीं, आपको ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिलेगा। और जैसे आपने गलत को गलत और सही को सही कहा या गलत को सही करने की कोशिश की तो आपको गद्दारी का सर्टिफिकेट मिलेगा। आपको भी दुश्मन घोषित किया जाएगा, आपके साथ भी दुश्मनी की जाएगी और आपकी हत्या करने की कोशिश की जाए, हत्या करने के लिए कार्यकर्ता को उकसाया जाएगा। अब निर्णय आपके हाथ में है। साथियों, ये सारी जानकारी देने हेतु ये वीडियो मैंने बनाया है। सभी को सुनने के लिए धन्यवाद, समय देने के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय मिल निवासी। अगर जिंदा रहेंगे तो दोबारा जरूर मिलेंगे। तो साथियों, आप सभी ने देखा है कि जिस तरीके से डीआर ओहाल ने खुलासा किया है, ये मतलब बच्चे से बच्चा लेकर भी, बच्चे से लेकर प्रिंसिपल तक, यानी कि छोटा बच्चे से लेकर बूढ़े इंसान तक, और पहले स्टूडेंट से लेकर प्रिंसिपल तक, और ड्राइवर से लेकर कंडक्टर तक, या मतलब एक साइकिल चलाने वाले से हवाई जहाज चलाने वाले तक, कोई भी इंसान ऐसा नहीं हो सकता जो इस बात को नहीं समझ सकता। क्योंकि इतने खुले तरीके से, इतने बढ़िया तरीके से उन्होंने समझाया है कि उसको आदमी कोई भी समझ सकता है कि वामन मेश्राम गलत है
और DRR ओवाल जो बोल रहे हैं, उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वो बिल्कुल 100% सही है। तो उनकी बातों का आज बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं उसमें, तो हम फिर बहुत सारे सोचते होंगे मेघराज सिंह जो है जो वामन मिश्रा के खिलाफ वीडियो निकलती है उसकी उसकी मतलब वो करता है क्या नाम क्या कहते हैं इसकी तारीफ करता है, उसको मतलब चलाता है, बाकी वामन मिश्रा की जो तारीफ में क्यों नहीं चलाते। तो हम तो जिस टाइम पे वामन मिश्रा के हक में हमने बहुत वीडियो चलाई हैं, उनके उनके हक में भी खड़े हुए हैं, उनकी आवाज़ के साथ में आवाज़ भी आज मिलाई है, लेकिन वामन मिश्रा को हजम नहीं होती है आजकल की हमारी आवाज़। तो ये जो है DRR ओवाल ने जो खुलासा किया, इसको जो है बच्चे से बच्चा समझ सकता है। तो ये दम कहते हैं इसको जिंदा इंसान वाला काम किया है। तो जिंदे इंसानों को हम कदर करते हैं, जिंदे इंसानों को हम सलूट करते हैं, तो जिंदे इंसानों को हम उसको वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल की तरफ से सर्टिफिकेट देते हैं। तो याद रखें, वॉइस ऑफ मानवता हमेशा सच्चे लोगों के साथ है, ईमानदार लोगों के साथ में है और जिंदा लोगों के साथ में है। तो DRR ओवाल का स्पेशल धन्यवाद, उन्होंने इतना तगड़ा खुलासा किया है और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही मजबूती से संगठन को चलाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो अगर आप लोगों के पास में जैसे चल रहे थे, जैसे ही वामन में मैं अभी इसमें सीधी बात कर रहा हूँ, जैसे वामन मेश्राम ने जो आंदोलन चलाया है, अगर इसी तरीके से आंदोलन चलाने का इरादा है आप सभी का, तो मैं गारंटी से कहता हूँ ये 100 साल नहीं, 500 साल नहीं, 1000 साल भी अगर चलते रहेंगे तब भी कुछ बदलाव नहीं आएगा। नया एजेंडा तैयार करें, नया सब कुछ तैयार करें। अगर आप लोगों के पास में एजेंडा नहीं तो हम देंगे, हम भी ऐसा एजेंडा देंगे कि ये मतलब भारत के मूल निवासियों के एजुकेशन फ्री करेंगे, हेल्थ फ्री करेंगे। 3 साल के अंदर अंदर हम जब बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास में कोई ऐसा एजेंडा जो बड़ा बदलाव करेगा, जिसमें जो है जैसे आंदोलन चल रहा है उससे थोड़ा अलग चलना चाहिए और बड़ा बदलाव होना चाहिए, तभी आप लोग कामयाब हो पाएंगे। नहीं तो अन्यथा अगर वामन मिश्रा के चेले जैसे बनने काम करते हैं, ऐसे तो हजारों साल नहीं, 5000 साल भी कुछ नहीं मिलेगा। तो याद रखिए इस बात को। वॉइस ऑफ मानवता हमेशा सच्चे लोगों के साथ में, ईमानदार लोगों के साथ में। अगर आप लोगों के पास में प्लान है भारत के लोगों को एजुकेशन फ्री करने का, हेल्थ फ्री करने का, तो आप बताएं, हम आपका साथ देंगे। अगर हमारा प्लान आप ले तो हम आपको प्लान देंगे, पूरे भारत में एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री करेंगे और बहुत सारे लोगों को, 5000 लोगों को हर स्टेट में नौकरी मिल सकती है। तो याद रखें, वॉइस ऑफ मानवता हमेशा सच्चे के साथ में। तो DRR ओवाल का जो है स्पेशल धन्यवाद, उन्होंने दम दिखाया कुछ करने का। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर, थैंक यू। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.